हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन किक ऑफ टू सक्सेस। एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आज हम आपके सामने हैं क्लास 7th को लेकर, और इसमें फर्स्ट चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है एनवायरनमेंट। चैप्टर को शुरू करते हैं हम पर्यावरण की डेफिनेशन के साथ। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर किस तरह के लोग पाए जा रहे हैं, हमारा स्थान कैसा है, समतल है, पठारी है, पहाड़ी है, कैसा है, वस्तुएं कैसी हैं चारों तरफ, प्रकृति को ही, और ये सब जो है वो सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहलाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। पहले आइए हम समझते हैं कि प्राकृतिक क्या होती हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो उसमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों का जो सम्मिलित है वही प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है। जैसे हम बात करते हैं कि अजीवीय कौन सी होती है और अजीवीय कौन सी होती है, तो जीवीय में सजीव प्राणियों का जो संसार है वह आता है, जैसे पादप जगत, जंतु जगत, इन्हें बायोटिक भी कहते हैं। और अजीवीय की बात करें तो निर्जीव पदार्थों का जो संसार है, जैसे स्थल, वह आता है और अबायोटिक कहलाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जीवीय और अजीवीय दोनों ही परिस्थितियां सम्मिलित की जाती हैं। हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की, तो मानव की वो परस्पर क्रियाएं हैं, उसकी गतिविधियां हैं तथा उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं मानवीय पर्यावरण का अंग है। जैसे अगर हम बात करते हैं मानव की क्रियाएं कि वह किस तरह से जीवन यापन करता है, कृषि करता है, व्यवसाय करता है, कि और किस तरह से उसकी गतिविधियां क्या क्या हैं, तो वो सारी चीजें और उसने क्या क्या निर्माण किया है, वो सब किसका अंग होता है, मानवीय पर्यावरण का। यहाँ देखते हैं कि पर्यावरण शब्द जिसे अंग्रेजी में एनवायरमेंट कहते हैं, वह फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो ये हमें याद रखना है, ये बेहतर रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर्यावरण के घटक दिए गए हैं, इसे एक बहुत अच्छे डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ये पर्यावरण के दो घटक हैं, एक तो नेचर और एक ह्यूमन मेड। तो नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो नेचुरल में हम देखते हैं वाटर है, एयर है, लैंड है और लिविंग थिंग्स हैं। वो सब किस में आएंगी, अपने नेचर में। जैसे हम जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के रूप में आगे समझेंगे। और अगर ह्यूमन मेड की हम बात करते हैं तो इसमें जैसे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, मोन्यूमेंट्स यानी जो भी मस्जिद वगैरह होती हैं, और इंडस्ट्रीज, पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है, ये सारी क्या हो गई, ह्यूमन मेड है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो अकेला भी हो सकता है, उसकी फैमिली, उसकी कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्टेटस, तो ये सब जो है वो पर्यावरण के घटक होते हैं। इस डायग्राम से आपको इनको समझने में सहूलियत मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जैव मंडल अंग होते हैं। अभी हमने जो डायग्राम देखा था उसमें सबको दिखाया गया था। यहाँ हम सबसे पहले स्थल मंडल को समझते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। इसको मैं आई बटन में डाल दूंगी। हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी वहां पे बहुत अच्छे से स्थल मंडल को और बाकी की जो दुर्बलता मंडल पृथ्वी का आंतरिक भाग है उस सबको समझा है, तो आप एक बार उसे जरूर देखिएगा। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। 100 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसा विषम धरातल भी पाया जाता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलाकृतियां जो होती हैं स्थल मंडल की, वो महाद्वीपों पर भी मिलती हैं और महासागरों पर भी मिलती हैं। महाद्वीप जो है वो ग्रेनाइट के बने रहते हैं, और वहीं महासागर जो है वो गहरे होते हैं और बेसाल्ट के बने होते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। देखिए, दूर तक जो दिखाई देता है मनुष्य को जब भी हम कहीं भी खड़े हों, वह स्थल मंडल है। वह हमारे पर्यावरण पर निर्भर करेगा कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो कैसा है। मान लीजिए हम एक मैदानी जंगल में खड़े हैं तो वहां चारों ओर हमें मैदान दिखाई देगा, उस पर हरी वनस्पतियां दिखाई देंगी। अगर हम किसी शहरी इलाके में खड़े हैं तो वहां चारों ओर हमें सड़कें दिखाई देंगी,
कंक्रीट के जंगल दिखाई देंगे और कुछ इसी तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। तो मतलब स्थलमंडल वही होता है जैसा हम देखना चाहते हैं। वह मानव निर्मित भी स्थलमंडल का कुछ पार्ट होता है और कुछ प्राकृतिक भी होता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलमंडल की, या जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर पाया जाता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, ठीक है, और वो अलग अलग रूपों में मिलता है। संपूर्ण पृथ्वी पर के 71% भाग पर जल पाया जाता है, और उस 71 का भी देखें तो 97% जो भाग है वो महासागरों में मिलता है, और शेष 3 नदी, झील, तालाबों में पाया जाता है, और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की एक पतली परत है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का विस्तार 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और क्वेश्चन लास्ट केवीज के कुछ एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है कि वायुमंडल का विस्तार कहां तक होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, और यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो क्या हो जाता है, मौसम बदल जाता है और आंधी तूफान भी आ जाते हैं। तो वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मौसम और जलवायु क्या होती है। तो 1-2 घंटे की जो मौसमीय परिघटना होती है वो मौसम होता है, जबकि पिछले 30-40 सालों का जो मौसमीय परिघटना है वह वहां की जलवायु होती है। मौसम दिन में बदल सकता है लेकिन जलवायु एक दिन में नहीं बदली जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये हमें धरातल से आकाश की ऊंचाई पर जाने पर ये इनका इस तरह क्रम है जो क्रमानुसार ही याद रखना है। जितनी भी मौसमीय परिघटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में मौसम स्वच्छ रहता है, इसीलिए सभी वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट जैव मंडल या बायोस्फीयर। पादप जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह एक सीमित क्षेत्र होता है। ये आईएएस में काफी टाइम पहले क्वेश्चन आया था कि जो जैव मंडल है वह होता है सीमित या असीमित, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। तो जैव मंडल है वो बस सीमित होता है, क्योंकि जैव मंडल वही क्षेत्र होता है जहां पर जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिल जाते हैं। तो ऐसा इन तीनों कंपैरिजन यह सीमित है। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये मैं अभी समझा चुकी हूं तो आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे ये पर्यावरण के क्षेत्र को आप देखेंगे, यहाँ पर ये अपना वायुमंडल है, ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है, लेकिन जैव मंडल जो है वो सीमित है जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं परितंत्र। तो इकोसिस्टम क्या होता है? परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। मतलब हम जहाँ रहते हैं वहां उसी पर्यावरण में छोटे जीव से लेकर मनुष्य तक रहता है, ठीक है। एक घास पर पलने वाला मच्छर से लेकर हम इतने बड़े विशालकाय जीव रहते हैं। तो ये सब क्या है? परितंत्र का भाग है, जो एक दूसरे से ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण करते रहते हैं। ये अभी तक हमने प्राकृतिक पर्यावरण को पढ़ा है। अब हम बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव जो था वो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसने क्या किया था, जैसी प्रकृति है वैसा ही वो करता गया। जंगल थे तो उसने पत्थरों को तराश के, और जो पत्थर प्रकृति ने दिए थे उनसे ही उसने जानवरों का शिकार करने लगा और अपनी जीविका चलाता था। मानव ने बढ़ती आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीखे। जैसे उसने धीरे धीरे फसल उगाना सीखा, पशु पालना सीखा, स्थायी जीवन जीना सीखा। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, प्रकृति में अपने अंदर परिवर्तन करके प्रकृति को अपने अनुकूल बनाना शुरू किया।
मानव ने वस्तु विनिमय पद्धति तथा व्यापार वाणिज्य का विकास किया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मानव ने क्या किया अपने विकास की चरणों में कि उसने सबसे पहले वस्तु विनिमय पद्धति शुरू करी, फिर उसने व्यापार और जिससे कि क्या हुआ व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। उसने औद्योगिक क्रांति को भी बड़े पैमाने पर ले गया और धीरे धीरे जो उत्पादन था वो बहुत ज्यादा होने लगा। फलस्वरूप सूचना क्रांति भी आई और जिसने पूरे विश्व में ही एक तीव्र क्रांति की लहर उत्पन्न कर दी और सारी वस्तुओं का संचार सहज बहुत और द्रुत हो गया। अब यहाँ हम समझते हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता है। अदला बदली का जो व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता वो वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। जैसे आप यहाँ साइड में देखेंगे डायग्राम में कि यहाँ यह व्यक्ति फल विक्रेता है और यह मांसाहार का विक्रेता है। तो ये दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी चीजों का आदान प्रदान कर लेंगे जिससे दोनों चीजें सहजता से प्राप्त हो जाएंगी। वहीं आप देख लीजिए चमड़े के व्यापारी ने जूते बनाए और एक कारीगर ने बैग बनाया, तो दोनों ही जब आदान प्रदान कर लेंगे तो दोनों को ही सहूलियत रहेगी। तो यह जो कुछ था वो वस्तु विनिमय का ही भाग हुआ करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसका प्रारंभ 1972 से हुआ, जब बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर स्टॉकहोम स्वीडन में विश्व भर के देशों ने पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया और इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। तब से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाए जाने की घोषणा हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ था और हर वर्ष पर्यावरण दिवस जब 5 जून को मनाया जाता है तब इसकी कुछ न कुछ थीम होती है। 2019 की थीम थी वायु प्रदूषण और अब 2020 में जब ये मनाया जाएगा तो वो हम बात करेंगे कि क्या मनाया गया। इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहा कीजिए। थैंक यू।